नमस्कार दोस्तों, ईपीएससी विद एआई की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये वैदिक काल का पार्ट 2 है। हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं, बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो स्वागत है इस गहरे सफर में जो हमें भारतीय इतिहास के सबसे आकर्षक कालों में से एक है। वैदिक काल की ओर ले जाता है। यह युग सदियों तक फैला हुआ है। इसने भारतीय संस्कृत, समाज और आध्यात्मिकता की नींव रखी। इस वीडियो में हम विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो ऋग्वैदिक काल के बाद का एक परिवर्तनशील समय था। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि इस काल में समाज कैसे विकसित हुआ, नई धार्मिक विचारधाराएं कैसे आकार में आईं और यह युग भारतीय सभ्यता के लिए कैसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर वैदिक काल से तात्पर्य लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय से है। इसे उत्तर वैदिक युग कहा जाता है क्योंकि यह वैदिक संस्कृत के प्रारंभिक चरण अर्थात ऋग्वैदिक काल के बाद आता है। इस युग से संबंधित मुख्य ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके साथ जुड़े ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ शामिल हैं। ये ग्रंथ हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी देते हैं जब जनजाति समाज कृषि पर आधारित समाज में बदल रहा था और बड़े-बड़े राज्य उभर रहे थे। तो अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ सामवेद। सामवेद यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद यज्ञों के अनुष्ठानों और उनके विधानों पर आधारित ग्रंथ है। अथर्ववेद अथर्ववेद इसमें रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं, स्वास्थ्य, सफलता और बुरी शक्तियों से रक्षा के उपाय बताए गए हैं। आइए अब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तनों की और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में समाज के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले की तुलना में समाज अधिक संगठित और वर्गीकृत हो गया, जिससे वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। यह व्यवस्था समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित करती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी और सामाजिक उन्नति संभव थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था कठोर हो गई और जातिगत विभाजित स्थिर हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में हावी हो गए, जबकि वैश्य और शूद्र निचले स्तर पर रहे। इस काल में महिलाओं की स्थिति भी गिरने लगी। जहां ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था, वहीं उत्तर वैदिक काल में उनका दायरा सीमित हो गया। पितृसत्ता का प्रभाव बढ़ गया और महिलाएं ज्यादातर घरेलू कार्यों तक सीमित हो गईं। उनके लिए शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के अवसर भी सीमित हो गए। अब बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की। ऋग्वैदिक काल में समाज ज्यादातर जनजातीय और पशुपालन पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वसाई गई कृषि पर आधारित समाज का उदय हुआ, जिससे बड़े-बड़े राज्य जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, स्थापित होने लगे। अब बात करते हैं कृषि के महत्व के बढ़ने से। लौह उपकरणों का उपयोग कृषि और युद्ध के लिए होने लगा। भारत के अंदर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ विस्तृत व्यापार नेटवर्क विकसित हुए। भूमि स्वामित्व शक्ति और संपत्ति का मुख्य स्रोत बन गया। इस युग में राजतंत्र का भी उदय हुआ। पहले के जनजातीय मुखिया अब राजा राजन बन गए, जो दिव्य अधिकार का दावा करते थे। इन राजाओं को ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त था, जो उनके शासन को धार्मिक अनुष्ठानों जैसे राजशाही और अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से वैध ठहराते थे। राजा राजनीतिक जीवन में केंद्रीय व्यक्ति बन गया और आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार प्राप्त किए। तो अब बात करते हैं इस युग के प्रमुख महाजनपद की। कुरु कुरु जो आज के हरियाणा के क्षेत्र में स्थित था। पांचाल पांचाल जो गंगा के उत्तरी मैदानों में स्थित था। विदेह विदेह जो आधुनिक बिहार में स्थित था और राजा जनक के लिए प्रसिद्ध था। इन विकासों के साथ उत्तर वैदिक काल ने भारतीय राजनीति की नींव रखी, जो अंततः शास्त्रीय काल के महान भारतीय साम्राज्यों में विकसित हुए। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धार्मिक और दार्शनिक विकास की। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तनों का भी उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रजापति और रुद्र जैसे नए देवताओं का उदय हुआ। इस युग में धार्मिक अनुष्ठान और भी जटिल हो गए और यज्ञ धार्मिक जीवन का केंद्र बन गए। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुष्ठानिक धर्म की। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने और समृद्धि के लिए
किए जाते थे। राजा अपने शासन की वैधता स्थापित करने के लिए अश्वमेध और राजशाही जैसे यज्ञ करते थे। हालांकि इस अनुष्ठानिक धर्म के साथ साथ एक गहरे और दार्शनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। उपनिषद इस युग में रचे गए, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा की नींव रखी। इन ग्रंथों ने बाहरी अनुष्ठानों से ध्यान हटाकर आंतरिक ध्यान और आत्मा की समझ पर जोर दिया। तो अब बात करते हैं प्रमुख दार्शनिक अवधारणाएं। ब्रह्म, परम सत्य या ब्रह्मांडीय आत्मा। आत्मा, व्यक्ति की आत्मा जिसे ब्रह्म के समान माना गया। मोक्ष, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा की मुक्ति। इस दार्शनिक बदलाव के कारण वैदिक धर्म के अनुष्ठानवाद और जातिगत व्यवस्था को अस्वीकार करने वाले वैकल्पिक धार्मिक आंदोलनों जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संस्कृत, साहित्य और शिक्षा पर। उत्तर वैदिक काल का सांस्कृतिक जीवन समृद्ध और विविध था। विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग के लिए शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। गुरुकुल प्रणाली शिक्षा का मुख्य साधन थी, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहते थे और वैदिक ग्रंथों, व्याकरण, खगोल शास्त्र और तर्क जैसे विषयों का अध्ययन करते थे। उत्तर वैदिक काल में केवल वेद ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी शामिल हैं। ये ग्रंथ धार्मिक प्रथाओं और दार्शनिक विचारधाराओं की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। संस्कृत भाषा इस युग में भी फली फूली और वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों को मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। संगीत और नृत्य का भी वैदिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान था, विशेष रूप से सामवेद में मंत्रों का गायन था। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का निष्कर्ष और विरासत पर। उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग था। इसने एक जनजातीय पशुपालक समाज से एक अधिक जटिल कृषि पर आधारित सभ्यता में संक्रमण को दर्शाया। इस समय के दौरान राजनीतिक राज्यों की स्थापना, सामाजिक पदानुक्रम की दृढ़ता और धार्मिक विचारों का विकास हुआ, जो आने वाले कई सदियों तक भारतीय समाज को प्रभावित करते रहे। वर्ण व्यवस्था की कठोरता, शक्तिशाली राज्यों का उदय और धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास महाजनपद काल और बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का आधार बना। इस युग में उत्पन्न दार्शनिक विचार विशेष रूप से उपनिषदों में व्यक्त किए गए आज भी हिंदू विचारधारा और आध्यात्मिकता को प्रभावित करते हैं। यह काल भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर समझने में भी महत्वपूर्ण है। वैदिक धर्म के विकास से लेकर वेदांत जैसे दार्शनिक परंपराओं के उदय तक उत्तर वैदिक काल की विरासत आज भी जीवित है और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार देती है। तो दोस्तों यह थी ऋग्वैदिक सभ्यता की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।